विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप देख रहे हैं आपकी विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न अध्यायों के समाधान, प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 का जो अध्याय 7 है, जीव जनन कैसे करते हैं। इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। जो पाठ के अंदर के प्रश्न हैं, जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आप देखेंगे। यह वीडियो यदि शिक्षकों को प्राप्त होता है तो छात्रों को शेयर कर सकते हैं। छात्रों को प्राप्त होता है तो वह इन प्रश्नों के माध्यम से परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे तो पेज क्रमांक 142 पर जो प्रश्न दिया गया है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। उत्तर होगा डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अभिलक्षण हस्तांतरित करने में सहायता करता है। साथ ही डीएनए प्रतिकृति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो लंबे समय तक किसी स्पीसीज के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए जो तो आवश्यक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। उत्तर होगा विभिन्नता स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है, क्योंकि यदि किसी समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तभी अचानक कुछ उग्र परिवर्तन आने पर जीवित रह पाएंगे, अन्यथा समष्टि का समूल विनाश संभव है। जैसे वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण शीतोष्ण जल के जीवाणुओं की समष्टि में से अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन जीवित रहेंगे। अगला प्रश्न है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन और बहुखंडन में यहाँ पर अंतर दिया गया है, इसे हम देखते हैं। जैसे द्विखंडन में पहला जो वाक्य है, द्विखंडन विधि में कोई जीव एक कोशिका से दो कोशिका में विभाजित हो जाता है। दूसरा वाक्य है, अमीबा में द्विखंडन द्वारा एक अमीबा किसी तल से दो भागों में विभक्त हो जाता है तथा कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कुड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। और बहुखंडन, परंतु बहुखंडन में एक कोशिका कई संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो द्विखंडन में एक कोशिका दो भागों में विभाजित होती है, बहुखंडन में एक कोशिका कई भागों में विभाजित होती है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में एक कोशिकीय जीवों के बाहर एक परत चढ़ी होती है जिसके अंदर कई कोशिकाएं बन जाती हैं और बाहर का आवरण फटने पर एक कोशिकाएं मुक्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर यह वृद्धि करने लगता है। ये हल्के तथा गोल होते हैं जिसके आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। तो उत्तर होगा जटिल संरचना वाले जीवों में विशिष्ट कार्य करने के लिए एक खास अंग एवं अंग तंत्र होते हैं, इसलिए ऐसे जीवों के किसी भाग को काटकर नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा या विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार का जनन केवल उन्हीं जीवों में संभव है जिनमें विशिष्ट कार्य के लिए अंग नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उत्तर होगा कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन के उपयोग निम्नलिखित कारणों से किए जाते हैं। पहला कारण है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। यह पद्धति उन पौधों को उगाने के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे गुलाब, चमेली, संतरा एवं केला। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की प्रकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है। उत्तर होगा डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार हैं। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं और इसके साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है तथा इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, परागण क्रिया और निषेचन में क्या अंतर है। तो परागण और निषेचन में यहाँ हम देखते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं परागण। पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। यह ज्यादातर कीट, हवा, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होती है। यह क्रिया निषेचन से पहले होती है और निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों का मिलकर जायगोट बनाने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य परागनलिका करती है। यह क्रिया परागण के बाद होती है। अगला प्रश्न है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो प्रोस्टेट तथा शुक्राणु अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं।
इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो यौवनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे वक्ष के भाग में स्तनों का विकास, रजोधर्म या ऋतुस्राव का प्रारंभ, आवाज पतली हो जाती है और गुप्तांगों पर बाल उत्पन्न होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? उत्तर होगा, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा? उत्तर होगा नहीं। कॉपर टी का प्रयोग महिला की यौन संचरित रोगों से रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि यह विधि नर तथा मादा के बीच शारीरिक संबंध स्थापित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है, केवल गर्भधारण रोकती है। यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे प्रश्न पहला है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में? तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट में। प्रश्न दूसरा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिम्बवाहिनी। तो यहाँ पर जो शुक्रवाहिका है यह नर जनन तंत्र का भाग है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो सही उत्तर होगा शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या परागकण? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर परागकण। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? अगला प्रश्न है। तो इसका उत्तर, अलैंगिक जनन में प्राप्त संतति जनक के लगभग समरूप होते हैं, क्योंकि इनमें एक ही जीव के डीएनए से प्रतिकृति प्राप्त होती है, परंतु लैंगिक जनन में 2 या 2 से अधिक जीव भाग लेते हैं। अतः संयोजन अनोखा होता है तथा भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए अत्यधिक विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है, जो विकास के लिए आवश्यक है। लैंगिक जनन में नए संयोजन के अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे नई स्पीसीज एवं जाति की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के यह लाभ हमने देखे। अगला प्रश्न है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो मानव में वृषण के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है शुक्राणु का निर्माण करना और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, ऋतुस्राव क्यों होता है? तो उत्तर होगा, निषेचन नहीं होने की स्थिति में अंडाशय की अंतःभित्ति की मांसल एवं स्पंजी परत जैसी संरचना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होता है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र बनाइए। तो यह है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट। इस चित्र के माध्यम से आप पुष्प की संरचना को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में चित्र भी महत्वपूर्ण होते हैं। चित्र के माध्यम से आप कम से कम एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप भाग देख रहे हैं, स्त्री केसर के भाग दिए गए हैं, वर्तिका, अंडाशय, और पुंकेसर के भाग दिए गए हैं, परागकोश, तंतु, और दल या पंखुड़ी है और बाह्यदल है। इस चित्र को आसानी से आप इतने जो नामांकन किया गया है नामों के साथ तैयार कर सकते हैं। तो आप एक प्रश्न यहाँ पर बड़ी आसानी से तैयार कर लेंगे। यह है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट। अगला प्रश्न है, गर्भनिरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं? तो गर्भनिरोधन की विधियाँ निम्नलिखित हैं। यांत्रिक अवरोध, यांत्रिक अवरोध ताकि शुक्राणु अंडकोश तक ना पहुँच सकें। श्वसन को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियाँ जैसे लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करना। हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करना। ये दवाएं मादा सामान्यतः गोली के रूप में लेती हैं, जिससे हार्मोन संतुलन में परिवर्तन हो जाता है तथा अंड का विमोचन ही नहीं होता, अतः निषेचन नहीं हो पाता। शल्य क्रिया तकनीक, यदि पुरुष की शुक्रवाहिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि मादा की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड या डिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, एक कोशिका एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में अंतर यहाँ पर हम देखेंगे। तो एक कोशिक जनन पद्धति पहले से हम देखते हैं। तो एक कोशिक जीवों में अलैंगिक प्रजनन द्वारा जनन होता है। एक कोशिक जीवों में अलग से प्रजनन नहीं होते हैं। और इसका उदाहरण है अमीबा में द्विखंडन तथा प्लाज्मोडियम में बहुखंडन।
बहुकोशिक जनन पद्धति देखें तो बहुकोशिक जीवधारी में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। बहुकोशिक जीवों में अलग से प्रजनन तंत्र होते हैं। इसका उदाहरण अलैंगिक प्रजनन हाइड्रा में मुकुलन, राइजोपस में बीजाणु महासंघ, समासंघ आदि तथा लैंगिक प्रजनन में नर तथा मादा युग्मकों के संलयन तथा युग्मनज का बनना। अगला प्रश्न है, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? तो उत्तर होगा, अपनी जनन क्षमता के कारण जीवों की समष्टि पारितंत्र में अपना स्थान अथवा निकित ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकित के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति या स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर होगा, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के निम्न कारण हैं। पहला है अनचाही गर्भधारण की संभावना को रोकना। दूसरा है लैंगिक संचरण द्वारा HIV या AIDS, एड्स, गनोरिया, सिफिलिस, मस्सा आदि रोगों से बचाव। और तीसरा है बच्चों के बीच उपयुक्त अंतर रखने के लिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखे। आप भी इन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझाएं। विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर तैयार करें। जब आप प्रश्नों के उत्तर याद करते हैं, रटते हैं, आपको याद नहीं होते, यदि प्रश्नों के उत्तर आप सुनते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर वाले जो वीडियोज हैं वह आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। यह वीडियो आपको प्राप्त होता है तो विद्यार्थियों में शेयर अवश्य करें और विद्यार्थी अपने साथियों में शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।